चलिए, स्वागत करता हूँ आपका मैं ऑनलाइन क्लासों में और 10th ABC के सभी विद्यार्थियों को मेरा कोटि वंदन। घर से शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो है एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और आप इसमें देखेंगे कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी कॉपी से, हमारे रजिस्टर से बाहर नहीं है, तो हमें पूर्णतः भरोसा करना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, अपने रजिस्टर पर आपको भरोसा करना। पहला प्रश्न देखिए, अब पूछने के क्या ढंग है। प्रश्न वही है घूम फिरा के, लेकिन पूछने के ढंग में, पूछने के तरीके में कभी कभी परिवर्तन आ जाता है और हमको ये सीखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और हमको ये कॉपी में भी करने हैं। पहला प्रश्न है, कार्य के आधार पर क्रिया के भेदों को सावधान समझाइए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य के आधार पर। सर ये आपने कराया ही नहीं। जी नहीं, मैंने ये करवाया है। कार्य का मतलब होता है कर्म। अब आपके लिए प्रश्न बड़ा ही इजी बन गया। कर्म के आधार पर, कार्य का मतलब क्या है, कर्म। तो इससे अपन को क्या सीख मिली, या कार्य कह दो या कर्म कह दो, तो एक ही बात है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन सी है भाई, अकर्मक और दूसरी सकर्मक। आगे होगी बात समझ में। और फिर वेदों को बता दिया और फिर इनकी परिभाषा लिख के एक एक उदाहरण देना है। अकर्मक की क्या परिभाषा है, ऐसे वाक्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो याद हो जाने चाहिए। ऐसे वाक्य जहां पर कर्म की प्रधानता न हो, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े। सकर्मक की परिभाषा, फिर एक उदाहरण दे दो अकर्मक का, फिर सकर्मक लाओ। ऐसे वाक्य जहां कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जहां क्रिया का संबंध किससे हो या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्योंकि वहां कर्म आ जाता है इसलिए, और एक कर्म का सकर्मक का उदाहरण। तो ऐसे जाके आपका ये प्रश्न पूरा होगा। सबसे पहले आपको कार्य या कर्म एक ही बात है, तो अगर वहां कार्य लिखा हुआ आएगा तो आप भी कार्य ही लिखेंगे, उसको कर्म नहीं बनाएंगे। ये हमको पता होना चाहिए कि कार्य और कर्म एक ही चीज है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है आपका प्रश्न, आपको करना है। दूसरा है, काल के आधार पर क्रिया को समझाइए। ये अभी मैंने काल आपको कराया नहीं है, लेकिन आपको ये प्रश्न देने का उद्देश्य यही था, मेरा यहाँ लिखने का उद्देश्य यही था कि काल जो है, काल कितने होते हैं भाई, काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीन ही तो होते हैं। अभी तक आपके काल कोर्स में है, लेकिन मैंने अभी आपको कराया नहीं है, तो अपन को सिर्फ ये समझने के लिए मैंने लिखा है कि काल भी किसका पार्ट है, किसका भाग है, क्रिया का भाग है। जब अपन ये प्रश्न करेंगे, जब ये अपन काल करेंगे तब ये प्रश्न वापस करवाऊंगा, लेकिन अभी अपन को क्या समझना है कि क्रिया का पार्ट क्या है, काल है। तो काल जो है वो क्रिया के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि काल क्या बताता है, समय बताता है। क्रिया का समय, क्रिया का जो समय बताए उसी को काल कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको इतना ही लिखना है कि काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली होती है भूतकाल, दूसरी वर्तमान काल और तीसरी भविष्य काल। फिर अगला है, रचना के आधार पर क्रिया को समझाइए। देखो, क्रिया कराते वक्त मैंने कहा था कि रचना के आधार पर बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में रचना के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं हैं, एक बार आप क्या कीजिए, इन प्रश्नों को खोज करके उतार लीजिए। मैं आगे से मिटाता जाऊंगा जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए खोज करके उतार दीजिए। जो मैंने प्रश्न समझा दिए मैं उनको मिटा रहा हूं। चलिए, तो ये दो प्रश्न अपन ने सॉल्व कर लिए थे और दो प्रश्नों को मैं मिटा रहा हूं। तीसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया। अब देखो, मैंने कहा था कि रचना के आधार पर बहुत से प्रकार है, लेकिन हमारे कोर्स में कितने हो ये अपन को बताने। रचना के आधार पर जैसे मैंने कहा था, पहली है संयुक्त क्रिया है अपने कोर्स में, तो संयुक्त क्रिया समझाना है। समझाने का अर्थ मैंने क्या बताया था, परिभाषा और एक उदाहरण। तो संयुक्त क्रिया की क्या परिभाषा है, संयुक्त क्रिया की क्या परिभाषा है, ऐसे वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं से बनी क्रिया का प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो जाना मुख्य क्रिया और रहा है संयुक्त, ये हो गई आपके सहायक क्रिया। उसके बाद में दूसरा
पूर्वकालिक, कल ही बताया था मैंने पिछले वीडियो में, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? ऐसी क्रिया जहां दो क्रियाएं आए, एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, तो पहले वाली जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा कि फीस लेकर आना, तो फीस लेना और फिर आना, ठीक है। उसके बाद में एक जो हमारे कोर्स में है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जो है वो भी रचना के आधार पे ही है। रचना के आधार पे जो तीसरी क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे वाक्य जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। उसको अपन क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे राम ने मोहन को जगवाया, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, अधिकारी ने चपरासी से कुर्सी साफ करवाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके, इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपके पूरा होता है, ठीक है। ये भी आपको करना है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न आ रहा है वो है क्रिया की परिभाषा देते हुए संयुक्त क्रिया को समझाना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? क्रिया की परिभाषा, ये 1 नंबर का, और संयुक्त क्रिया उसको भी समझाना है, ये 1 नंबर का। ऐसे करके 2 नंबर में सवाल बटा हुआ होता है। तो क्रिया की परिभाषा आपको आती है कि किसी कार्य का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। ये सब कुछ रजिस्टर में है, ये सब कुछ रजिस्टर में है, फिर भी हम जो है कभी कभी नहीं कर पाते। कारण ये है कि हम पिछला नहीं देखते, ठीक है। और तो कहने का मतलब क्या, ये सारे प्रश्न जो है ऐसे ही आते हैं जो हमारे रजिस्टर में पहले से हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा क्या हो गई कि किसी कार्य का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। उसके बाद में संयुक्त क्रिया। देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है? अभी मैंने कहा था, ऐसे वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी एक से अधिक क्रियाएं आती हैं। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये, समझाने का मतलब है, एक उदाहरण देना है आपको संयुक्त क्रिया का। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी आपको करना है। उसके बाद में 5वां जो प्रश्न है वो है वापस संयुक्त क्रिया का। संयुक्त क्रिया का वेटेज बोर्ड में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संयुक्त क्रिया आखिर होती क्या है, समझ में नहीं आता है। लेकिन हमने इसको अच्छे से समझा है और उसके उदाहरण भी किए हैं और इसके प्रश्न भी कर रहे हैं, तो हमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संयुक्त क्रिया को अभी मैंने बता दिया। फिर है गुणवाचक विशेषण को समझाइए। देखो 2 प्रश्न इसमें जुड़े हुए आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि भाई क्रिया और विशेषण, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि बोर्ड कभी क्रिया को पूछ लेता है, कभी विशेषण को पूछ लेता है। तो यहाँ पर भी उसने यही काम किया है। ये आपके 2018 में आ रखा प्रश्न है, वो भी पूरक परीक्षा के अंदर। पूरक परीक्षा के बच्चों को ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके हिंदी में सप्लीमेंट्री आ जाती है, पूरक यानी वापस। तो उस पेपर, जो पेपर नया बनता है उनके लिए, उसमें ये प्रश्न आया था कि संयुक्त क्रिया और गुणवाचक विशेषण को समझिए। दोनों ही परिभाषाएं अपने रजिस्टर के अंदर पड़ी है, सिर्फ देखने की जरूरत है। संयुक्त क्रिया को मैंने बता दिया, गुणवाचक को मैं बोल देता हूँ। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का रूप, गुण, दोष, आकार, रंग आदि के बारे में बताते हो या आदि की तरह से विशेषताएं बताते हो, वो गुणवाचक है। उदाहरण दे दिया, जैसे राम सरल लड़का है, जैसे सीता आम मीठे हैं, तो ये उदाहरण दे दिए, नॉर्मल उदाहरण दे दिए, सरल उदाहरण दे दिए, तो हमने उसको समझा भी दिया। समझाने का अर्थ मैंने आपको बताया था कि परिभाषा और एक उदाहरण, ये भी आपको रजिस्टर में करना है। उसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सकर्मक क्रिया और परिमाणवाचक विशेषण को समझाना। ये भी 1 नंबर का और ये भी 1 नंबर का। सकर्मक क्रिया अभी मैंने बताया सबसे पहले प्रश्न के अंदर, सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया किस पर आधारित होती है, किसका प्रभाव होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है। वो सकर्मक क्रिया। और एक उदाहरण, जैसे राम गाना गाता है, तो राम क्या गाता है? गाना गाता है, उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया। उसके बाद में है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, और मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता बताते हो। कैसी विशेषता बताएंगे भाई? नापतोल संबंधी विशेषता। नापतोल संबंधी विशेषता, जैसे कि मैंने आपको कहा था 4 लीटर दूध, 4 लीटर
दूर। अब आप क्या कहोगे सर ये तो संख्या है। अरे भाई ये संख्या नहीं, ये माप है, ये नाप है। किसका? दूध का। दूध को आप गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते तो संख्यावाचक में नहीं डालोगे, उसको परिमाण में डालोगे। ठीक है जी? तो ये हो गया आपके परिमाणवाचक विशेषण, इनकी परिभाषा और एक उदाहरण। ये भी आपको रजिस्टर में इसी तरह से करना है। उसके बाद में है अगला प्रश्न, जो इस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न है लतिका गाना गा रही है। देखिए प्रश्न क्या आया है, लतिका गाना गा रही है, वाक्य में निहित क्रिया की परिभाषा और उदाहरण देना है। लतिका गाना गा रही है, इसमें तीन चीजें करनी है। एक तो इसके अंदर जो क्रिया है वो बतानी है, इसमें वाक्य में निहित क्रिया, निहित मतलब होता है इसके अंदर जो क्रिया है वो बतानी है। गाना गा रही है, गा रही है। अब आपको देखो ये अगर इस टाइप से आ जाए तो अपन को देखो सीधा दिख रहा है कि गाना गा रही है, दो क्रियाएं आई है यानी एक से अधिक क्रियाएं आई है तो हो जाती है संयुक्त क्रिया। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे देता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे होता है भी बताता हूँ। लतिका गाना गा रही है, नॉर्मल से दिखाई दे रहा है कि संयुक्त क्रिया है। इसने भी नॉर्मली पूछा है कि निहित क्रिया कौन सी है, तो अपन ने बता दिया संयुक्त क्रिया। अब अगर वो कह दे वाक्य में कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है, तो लतिका क्या गा रही है, गाना, तो इसमें क्या निकल सकती है, सकर्मक क्रिया भी निकल सकती है। ये पूछने पर डिपेंड करता है कि वो पूछता क्या है, कर्म के आधार पर पूछता है तो अकर्मक, सकर्मक, और नॉर्मल तरीके से जो क्रिया निकल रही है वो ही अपन को बतानी है। तो इसमें नॉर्मल तरीके से पूछी है कि निहित क्रिया कौन सी है, तो अपन ने बता दिया भाई संयुक्त क्रिया है। इसकी परिभाषा अभी मैंने 2 बार बोल दी, और एक उदाहरण भी आपको देना है। अब उदाहरण वो होना चाहिए जो ये इसमें नहीं आया, पेपर में नहीं आया, वो उदाहरण आपको देना है। तो दूसरा उदाहरण कोई भी आप बनाकर दे सकते हैं, जैसे सीता, जैसे अपन कोई भी उदाहरण बना सकते हैं, जैसे राम जो है घर की तरफ बढ़ रहा है, राम घर की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ना और रहा है, तो ठीक है जी। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो ये प्रश्न मैंने अच्छे से समझाया है, मैं वापस बोल देता हूँ कि अगर इसमें नॉर्मल तरीके से क्रिया पूछी है, सीधी सीधी तो संयुक्त क्रिया दिख रही है, ठीक है। अगर वो पूछ रहे वाक्य में कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया, तो क्या बताओगे, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कर्म आया है गाना, ठीक है जी। और फिर उसके आधार पर परिभाषा और उसका उदाहरण। और सबसे अंतिम प्रश्न जो है वो है आपका, ये मैं मिटा देता हूँ, ये भी आपको करना है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, हालांकि ये क्रिया बहुत सिंपल है, अभी निकालूंगा तो बहुत सिंपल क्रिया है, लेकिन पूछने का जो ढंग है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें लिखा है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। इसने एक वाक्य दिया है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। फिर इसने लिखा है हो उठता है, ये सब ये पकड़ा है इसने, इस क्रिया को पकड़ा है, इस क्रिया को उसने पकड़ा है, पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं, इस क्रिया को पकड़ा है और कहा है हो उठता है क्रिया, क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आती है समझाइए। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अब इसमें से इसने कह रहा है कि इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, यानी क्रिया को पहले देखो पूछने कंफ्यूजन पैदा किया। क्या कहा इसने, हो उठता है, हो उठता है क्रिया। बच्चे जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 2 बार क्रिया क्रिया आया है, यानी यहाँ समझ आपकी थोड़ी खत्म हो जाती है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है, हो उठता है क्रिया, ये क्या है, क्रिया, क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आती है, तो इसमें कौन सी क्रिया है वो बतानी है। अब इसमें हो उठता है, आपको दिख रहा है कि एक से अधिक क्रिया आई है, तो संयुक्त क्रिया, जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा है कि संयुक्त क्रिया का वेटेज बोर्ड में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आती है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। और समझाइए का मतलब परिभाषा और इसका एक उदाहरण, ये आपके हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी मेरे से 2 दिन के अंदर प्रश्न निकले हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इससे बाहर अगर कोई आता है, कुछ नया आएगा, तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्रिया के बारे में। और तब तक के लिए आगे का जो वीडियो होगा वो मैं आपके लिए जब तक आदेश मिलते रहेंगे लाता रहूँगा।
अगले वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।